मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम 10th क्लास हिस्ट्री फर्स्ट लेसन द नेशनलिज्म इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो टॉपिक चल रहा था द 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो हम बात करते हैं 1848 जो रिवॉल्यूशन थी, जो लिबरल्स जो उदारवादियों ने विद्रोह किया था। तो इसमें इश्यू ऑफ वुमेन, तो हम वुमेन की दशा के बारे में देखते हैं। द इश्यू ऑफ द एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वुमेन वाज कंट्रोवर्सी, मतलब बहुत ही विवाद हो गया था महिलाओं ने अपने राइट्स के लिए, लेकिन मोस्टली डिनाइड कर दिया दिन कि महिलाओं को राइट नहीं दिया गया। तो वन विद इन द लिबरल मूवमेंट, यह सुधारवादी आंदोलन हुआ। तो देखते हैं राजनीतिक अधिकार के लिए कि इन विच लार्ज नंबर ऑफ द वुमेन एंड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली, बड़ी संख्या में महिला और जो भागीदारी निभाई एक्टिवली उत्साहित हुई। एंड ईयर्स एंड वुमेन हैड फॉर्म देयर और पॉलिटिकल एसोसिएशन, और अपनी एक खुद राजनीतिक संगठन बनाया, फाउंडेड न्यूज़पेपर और अखबार समाचार पत्र निकाले, टेकन पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल मीटिंग और राजनीतिक मीटिंग की एंड डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शित किया। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड, और इसमें वोट देने से इनको वंचित किया था ना, सफरेज राइट नहीं मिला इनको, इसलिए सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, यस सभा के चुनाव में इनको कोई राइट, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था। 18 मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एसटी पूल चर्च में, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। तो कन्वर्ट इन द चर्च एसटी पूल वुमेन वर एडमिटेड ओनली द ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन विजिटर गैलरी। यस, जैसे ही वुमेन 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पीछे आई तो बोला आपको राइट टू वोट नहीं मिलेगा, आप ऑब्जर्वेशन के रूप में गैलरी में खड़े हो सकते हैं। तो थ्रू द कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो रूढ़िवादी जो बल लगा रहे थे, एबल टू स्प्रेस लिबरल मूवमेंट, वो दबाना चाहते थे उदारवादी मूवमेंट्स को। 1848 दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर एंड तोड़ना नहीं चाहते थे पुराने जो आदेश थे। मोनार्ची were the bring to realize the cycle of the revolution of the repression could be only be end by the guaranteeing consciousness to the liberal nationalist revolutionary. And after 1848 the autocratic monarchies of the Central Eastern Europe began to the introduce of the change had already taken place in Western Europe before the 1815। तो वेस्टर्न यूरोप की बात करते हैं, पश्चिमी यूरोप में जो कंट्री थे उससे पहले 1815 से पहले, मतलब ऑलरेडी चेंज बदलाव करना चाहते थे, कर चुके थे। एंड सेफरडम दास प्रथा एंड बाउंडेड लेबर, जो बंधुआ मजदूर था एब्लोस, उनको खत्म कर दिया था। बोथ इन दी हैब्सबर्ग डोमिनेंस इन रशिया एंड हैब्सबर्ग रूल्स गारंटी मोर ऑटोनॉमी टू दी हैंगरियंस इन 1867। तो मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, तो हम बात करते हैं जर्मनी एंड इटली के बारे में, कैसे निर्माण हुआ एंड इटली। तो हम बात करते हैं कि इटली का निर्माण कैसे हुआ इन जर्मनी का। तो जर्मनी, कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन? यस, किसी कंट्री की मतलब सेना क्या आर्किटेक्ट हो सकती है, राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? तो देखते हैं आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव अवे फ्रॉम इट एसोसिएशन विद द डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी, ऑफ्टन मोबिलाइज द कंजर्वेटिव, जो रूढ़िवादी जो लोग थे, फ्रॉम फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर, यस अपनी जो राज्य की जो शक्ति थी उसको बढ़ाना चाहते थे। एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर यूरोप, और एक राजनीतिक प्रभुत्व जमाना चाहते थे यूरोप में। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली कम टू द यूनिफाई ए नेशनल स्टेट। तो संयुक्त ही मिलकर ही दोनों ने जर्मनी और इटली को वो किया है, राष्ट्र राज्यों की मांग की है दोनों ने ही। एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग, जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी, वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास जर्मन, मध्य क्लास के बड़े पैमाने पे जो लोग थे वो एग्री हो गए थे। हु 1848 ट्राई टू द यूनिट डिफरेंट रीजन ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन, जो डिफरेंट क्षेत्र था जर्मन का, जो संघ था जर्मन का 39 राज्यों का, इनटू द नेशनल स्टेट गवर्न बाय द इलेक्टेड पार्लियामेंट, और वो राष्ट्र राज्यों के प्रति चुनी हुई सरकार चाहते थे, जो इलेक्टेड संसद चाहते थे। एंड लिबरल इनिशिएटिव ए नेशन बाइडिंग नेशन बिल्डिंग how was however repressed by the combined forces of the monarchy and the military। yes, मिलके मोनार्ची जो तानाशाही थे एंड मिलिट्री जो सैनिक जो थे, सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स, जो बड़े जो भूस्वामी होते हैं पर्सिया में, जर्मनी में, उनको जेंकर्स बोलते हैं।
जो एंड ऑफ पर्सिया, तो फ्रॉम देन ऑन पर्सिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। यस, जो राष्ट्रीय एकीकरण की जो लीडरशिप थी वो आंदोलन में पर्सिया में टुक इकट्ठे होके, तो मेन किसके हाथ में देखते हैं हम, जो चीफ मिनिस्टर था ओटो वन बिस्मार्क। तो चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस कैरिड आउट। यस, इसने जिम्मेवारी ली, जो पर्सिया का चीफ मिनिस्टर था, तो जर्मनी का यूनिफिकेशन के लिए इसको जिम्मेवारी सौंपी। हेल्प ऑफ द पर्सियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही और पर्सियन सेना की सहायता ली ओटो वन बिस्मार्क ने। 3 वार हुए 7 इयर्स में, 7 साल में 3 वार हुए। तो पर्सिया ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस को डेफिट किया एंड एंडेड इन पर्सिया विक्टोरी एंड कॉम्प्लिकेटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। यस, तो तीनों को डेफिट किया, हार गया और पर्सिया विनर हो गया एंड जो यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। जनवरी 1871 जो जर्मनी का जो यूनिफिकेशन था वो कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं, जो पर्सिया का जो किंग था विल्हेम प्रथम वाज प्रोक्लेम, दावा कर रहा है जर्मन एम्पायर, जर्मन का जो सम्राट था। इन दी सेरेमनी होगी हेल्ड एट वर्साई के महल में सेरेमनी होगी। तो वन ऑफ दी बैटरी कॉल्ड मॉर्निंग, बेहद से सुबह ठंड थी। तो 18 जनवरी 1871 में कि ऑन दी असेंबली कंप्राइज दी प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, जर्मन स्टेट के सभी जो राजा थे उनको बुलाया गया। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी, इंपोर्टेंट पर्सियन मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क गैदर इन दी अनहीटेड बेहल, जो बहुत ही ठंडा को हॉल ऑफ मिरर में, जो प्लेस ऑफ वर्साई में प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड द काइजर विलियम, केसर विलियम प्रथम ऑफ पर्सिया। यस, केसर विलियम प्रथम जो था वो पर्सा का राजा रहेगा, हेड रहेगा। एंड नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड द demonstrated the dominance of the Persian state power। यस, उस टाइम बहुत ही शक्तिशाली था पर्शियन का जो पावर थी, बहुत ही राजा के पास प्रभुत्व था जर्मनी में। जो नेशन बिल्डिंग एंड प्लेस द स्ट्रॉन्ग इम्प्लेसेस द मॉडर्नाइजिंग एंड करेंसी, जो आधुनिकरण एंड मुद्रा, बैंकिंग, लीगल, कानूनी और जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी, जो वैधानिक जो सिस्टम व्यवस्था थी जर्मनी की, ये सभी बहुत ही सुदृढ़ ढंग की थी। एंड पर्शियन मीन्स that pieces often become a model for the rest of Germany। yes, ऐसा पहल कदम मतलब किया था। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस।